हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया है, एक सॉलिड रख दिया है और इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट मान लीजिए कि सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होते होते जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँचेगा इसका टेम्परेचर, तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो जो ही मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा इसके बावजूद कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो उस हीट को हिडन हीट कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, या लेटेंट हीट कहा जाता है उसको। तो जब इसका फेज चेंज हो रहा होगा, यानी ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और इस मिक्सचर में यहाँ पे सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, तो दोनों ही ये साम्य अवस्था में होंगे, यानी इक्विलिब्रियम के स्टेट में होंगे। कौन सा? सॉलिड एंड लिक्विड, यानी ठोस और द्रव। तो ठोस और तरल दोनों ही, इसमें से सही ऑप्शन होगा डी। मुंह का पीएच निम्न में से कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू हो जाता। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसका ब्रेकडाउन मुंह में शुरू कर देते हैं। तो उसके ब्रेकडाउन से एसिड बनता है, और एसिड बनने की वजह से हमारे मुंह का जो मीडियम हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने की वजह से जो टूथ का एनेमल, जो हार्डेस्ट मटेरियल है, कैल्शियम फास्फेट से जो बना होता है, यानी दांतों के ऊपर का जो लेयर कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है, उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और क्षरण होने से दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब मुंह का पीएच जो है बहुत ही कम हो जाए, यानी मुंह का मीडियम बहुत ही एसिडिक हो जाए, उस केस में दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। तो मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है, यानी मीडियम ज़्यादा एसिडिक हो जाता है 5.5 से जब पीएच कम हो जाता है तो मुंह का मीडियम बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उस केस में दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो देखिए, इंसुलिन नाम का हार्मोन पैनक्रियाज से स्रावित होता है। पैनक्रियाज दोनों ही तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही तरह का है। इंडोक्राइन के रूप में ये इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करता है, और एक्सोक्राइन के रूप में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नाम का हार्मोन स्रावित करता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। तो यहाँ से जो इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, वही हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जिनके बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है, उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है, और उसी को डायबिटीज़ कहा जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरूवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है। तो देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में जा कर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं पाइरूवेट में, और पाइरूवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। पाइरूवेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में जब टूट गया तो यहाँ से फिर 3 पाथवे होता है। ये ईस्ट के प्रेजेंस में पाइरूवेट जो है इथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और यही हमारे मसल सेल में जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं हो तो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, और यहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 3 पाथवे है। ये कहाँ दिया हुआ है? जब 10th क्लास का साइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली बॉक्स बना कर ये तीनों पाथवे को दिखाया हुआ है। तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। राइट ऑप्शन सी होगा।
रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो रक्त का जो तरल वाला भाग होता है यानी लिक्विड पोर्शन जो होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और रक्त का लगभग 55% 55% प्लाज्मा होता है। और जो भी हम फूड हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, डाइजेशन के बाद में ये प्लाज्मा ही इसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्लाज्मा लेकर के ही जाता है। इसके अलावा जो हम भोजन खाते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस पदार्थ उत्पन्न होता है, जैसे यूरिया उत्पन्न होता है, और प्यूरिन्स जैसे कि रेड मीट, मटन और फिश खाने से वो उसके ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, और ये सभी प्लाज्मा में घुल करके किडनी के पास आते हैं और किडनी उसको फिल्टर आउट करता है। तो इसमें से नाइट्रोजनस अपशिष्ट भी प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के आते हैं और भोजन भी उसी में डिजोल्व होकर के जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो ये प्लाज्मा में ही डिजोल्व होकर के लंग्स के पास आता है और वहाँ उसके बाद में बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, नाइट्रोजनस अपशिष्ट जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड हो गया या ब्लड यूरिया नाइट्रेट हो गया। तो इसमें से 2 ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मायोपिया का हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष। हालांकि उसका हिंदी निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तुएं क्लियरली दिखाई दे देती है, दूर की वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देगी? वस्तु दूर है, इसके लिए उसका इमेज रेटिना के पीछे तो बन नहीं सकता है, उसका इमेज रेटिना के सामने बनता है, यानी आई लेंस और रेटिना के बीच में उसका इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आँख है और इसमें बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगाया हुआ है और दूर की वस्तु है, कोई बहुत दूर वस्तु है, तो वहाँ से आने वाली जो रेज होंगी वो उसको हम पैरेलल मान सकते हैं। ये रेज जो आ रही है पैरेलल आ रही है, तो ये जो बाई कन्वेक्स लेंस है इसको फोकस कर देता है रेटिना के पहले ही, यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पहले ही बन गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब आँख के ये गोलाई की लंबाई बढ़ गई हो, यानी रेटिना और दूर चला गया हो, यानी रेटिना और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ गया हो, या दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये लेंस ही ज़्यादा वक्र हो गया हो। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ये पतला लेंस है तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, यहीं यदि मुड़ गया, मोटा हो गया, तो इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो जब इसका ये ज़्यादा मोटा हो गया हो, ज़्यादा वक्र हो गया हो, ज़्यादा कर्व हो गया हो, तो उस केस में इसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और फोकल लेंथ कम होने की वजह से इसका इमेज रेटिना के पहले ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। मायोपिया वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से अधिक निकट होता है, ये सही है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, ये भी सही है। नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है, संकुचन के नहीं, संकुचित करेगा तब तक फोकल ये रेटिना और पास आ जाएगा और ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे संकुचन से नहीं होगा, एक्सपेंड जब करेगा नेत्र गोलक तब होगा ऐसा। आँख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण यह दोष उत्पन्न हो सकता है। अभी बताएं, आँख का लेंस जब ज़्यादा वक्र हो जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे न बन के उससे पहले ही बन जाएगा। तो इसमें से 3 ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, लेकिन हमें चुनना है यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो सी वाला कथन सही नहीं है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ऐसा करने पर चालक में ताप प्रभाव बन जाएगा। तो हीट का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है वो होता है I²RT। I² आई को आप क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा I के जगह पर V/R लिखेंगे तो V²/R², I × RT तो है ही, तो एक स्क्वायर से R कट गया, तो क्या फार्मूला निकल कर के आया, V² T/R। अब कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, आधा कर दीजिए R/2। R/2 जब कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा,
तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स हीट प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो यहाँ से डबल हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? तो इसमें से यदि फिशेस की बात करें तो इसके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं और गैसेस का एक्सचेंज गिल्स में होता है, गिल्स के पास में होता है। तो इसमें केवल मीन यानी फिशेस में ही ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में इसका हृदय जो है पंप नहीं करता है, तो इसमें से सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं यदि उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज इसमें प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, स्त्रावित होता है सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज जो है मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो कौन सा एंजाइम है वो? सलाइवरी एमाइलेज, राइट ऑप्शन सी होगा। बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में से कौन सी धातु आपके हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो देखिए, इसमें से गैलियम और सीजियम ये 2 ऐसे धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। हम जब हाथ पे रखते हैं तो हमारे हाथों से ये हीट उनको इतना मिल जाता है कि जिससे इनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और ये मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। तो इसमें से 2 हो जाएगा, गैलियम और सीजियम, राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा? तो देखिए, बहुत सारे काले धुएं के साथ पीली लौ वो देता है जो असंतृप्त कार्बन्स होते हैं, यानी अनसेचुरेटेड कार्बन्स। अनसेचुरेटेड कार्बन्स में कौन कौन से आते हैं? अल्किन्स आती हैं। अल्किन्स जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, अल्किन्स हो गई, या फिर अल्काइंस हो गई, CnH2n-2, ये हो गई असंतृप्त कार्बन यौगिक हो गई ये, अल्किन्स एंड अल्काइंस। ये अनसेचुरेटेड हो गए। सेचुरेटेड में कौन सा हो जाएगा? अल्केन्स, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो जब असंतृप्त कार्बन यौगिक को जलाया जाता है तो वो काले धुएं के साथ में एक पीली लौ के साथ में वो जलता है, काला धुआं देता है और पीली लौ के साथ में जलता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन आंतों से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले आता है? तो वो है लिम्फ। लिम्फ जो है, लिम्फ भी एक तरीका का फ्लूइड ही है, लिक्विड ही है। ये क्या करता है? जो भी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फैट है उसको ये लेकर के जाता है। इसके अलावा जो इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में जो ब्लड रहता है, जो लिक्विड पोर्शन रहता है, उसको ला करके फिर ये वेन्स में मिलाता है। तो इसमें से लिम्फ हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा लिक्विड वाला पोर्शन 55% रहता है। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो इसमें से WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स कहिए। ये एंटीबॉडी बनाता है हमारे बॉडी में, और ये एंटीबॉडी बना करके हमें इन्फेक्शन से रक्षा करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार करने के लिए बाहर से हमारे शरीर में इंटर करता है तो ये WBC उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसको मार के ख़त्म कर देता है और हमें बीमारियों से रक्षा करता है। इसके अलावा जो इसमें टी लिम्फोसाइट्स जो होती है, टी सेल्स जो होती है, टी लिम्फोसाइट्स, वो उस ऑर्गेनिज्म का फ़ोटो खींच करके रखता है। फ्यूचर में उस फैमिली का, उस ग्रुप का कोई भी मेंबर हमारे बॉडी में फिर से इंटर करने की कोशिश करता है तो ये पहचान जाता है कि ये पहले आ चुका है और इसको मार करके भगाया जा चुका है। फिर से हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिव कर देता है और फिर से उसको मार करके ख़त्म कर दिया जाता है। टी लिम्फोसाइट्स फोटोग्राफ खींच करके रखता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। तो इसमें से खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, तो 1 का डी हो जाएगा।
इनीमिया आयरन की कमी से होता है तो 2 का सी हो जाएगा। और स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है तो 3 का ए हो जाएगा। और ग्वाटर आयोडीन की कमी से, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, तो बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। इस तरीक़े से हम देखें तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी, राइट ऑप्शन डी होगा। उत्तक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टिश्यू बने हुए हैं, तो वो टिश्यू क्या करते हैं, श्रम का विभाजन करते हैं। श्रम का विभाजन उसकी वजह से होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। जैसे न्यूरॉन्स हो गया, उनका क्या काम है, इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर के जाता है हर एक सेल्स के, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिजोल्व करके लेकर के आता है। इसके अलावा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रेट हो गया, इन सब को भी ब्लड अपने अंदर मिक्स करके किडनी के पास लेकर के आता है। तो हर एक तरह के जो टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू जो हैं अलग अलग कार्य करने के लिए हमारे बॉडी में बने हुए हैं, तो इसकी वजह से श्रम विभाजन सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है c/v, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से v इज इक्वल टू हम निकालें तो ये हो जाएगा c/म्यू, यानी c/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, यानी जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट का स्पीड काफ़ी कम होगा। तो इसमें यदि ग्लास की हम बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और हवा और निर्वात दोनों का लगभग 1 होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, कांच का है 1.5, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ, पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए लिगामेंट को अनुबंधित करती है और खींचती है। देखिए लिगामेंट्स जो है वो बोन को बोन से बांध करके रखता है। लिगामेंट किसको, बोन को बोन से बांध करके रखता है। और टेंडोन क्या करता है, टेंडोन जो है वो मसल एंड बोन को आपस में बांध करके रखता है। तो इस तरीक़े से हम देखें तो ये ऑप्शन गलत है। चिकनी मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए टेंडोन अनुबंधित और खींचती है, नहीं। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए अस्थि बंधन को अनुबंधित और खींचती है, ये भी नहीं। कंकाल की मांसपेशियां हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए कंडरा यानी टेंडोन को अनुबंधित और खींचती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ देखिए इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि बोन को बोन से जो कनेक्ट किया गया है, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला, ये क्या है, लिगामेंट है। ये बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मांसपेशियाँ हैं, मसल्स है और ये हड्डियाँ हैं। इसको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडोन कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है, यह की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को दिखाया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो यदि गन्ने का नोक टूट भी जाए तो भी उसमें वृद्धि होती रहती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं इसमें। यदि इंटरनल फैक्टर की हम बात करें तो पौधे की आकृति, पौधे की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की मात्रा, इसमें शामिल होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें होता है प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल एवं ताप एवं जल, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बाह्य कारक कौन सा है? प्रकाश बाह्य कारक है। इसके अलावा टेम्परेचर भी बाह्य कारक है।
जल भी बाह्य कारक है, बाहर से ही आता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट तो उसके अंदर ही मौजूद होता है ना पौधा का, तो ये बाह्य कारक नहीं हुआ, ये आंतरिक कारक हुआ। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजन में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो कोई भी एलिमेंट भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, कोई भी एटम भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, और स्टेबलाइज करने के लिए ही वह या तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, या इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है, या शेयर करके बॉन्ड बनाता है। मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। और स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, वो हाइड्रोजन या लिथियम किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेंगे? नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो है हीलियम। तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए, लिथियम भी चाहेगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अटेन कर ले। ये तो डुएट पूरा होना हुआ। इसके अलावा बाकी अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऑक्टेट उनका पूरा हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और केमिकल बॉन्ड का बनना ही तो केमिकल रिएक्शन कहा जाता है ना। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करते हैं, देते भी हैं। जैसे सोडियम का ले लें तो सोडियम देता है, लिथियम ले लें तो लिथियम देता है इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, हाँ ये सही है, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ही वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ये भी सही है। उनके आंतरिक कवच को पूरा करने के लिए, तो इसमें से केवल 2 और 3 सही है। अपने आंतरिक कवच को पूरा करने के लिए नहीं, केवल 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए लीवर में संचित होता है, यकृत में। राइट ऑप्शन ए होगा। हमारे शरीर में पेशाब का सही रास्ता चुनें। तो देखिए, जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है उसको ब्लड किडनी के पास में लेकर के आता है, तो किडनी उसको फिल्टर करता है। तो किडनी के बाद किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो पाइप से कनेक्ट करती है, पतली सी जो पाइप कनेक्ट करती है, उसको यूरेटर कहा जाता है। तो किडनी के बाद में जो यूरिन है वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के बाद में वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो किडनी के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, तो यूरेथ्रा। तो ये क्रम सही होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। मैं इसका फिगर दिखाता हूँ। देखिए, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ब्लड लेकर के आया, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी उसको फिल्टर कर दिया। तो सबसे पहले कहाँ पे आया? किडनी में आया। किडनी के बाद में ये जो पाइप जो है यूरेटर है, 2 यूरेटर है, वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। आकर के धीरे धीरे बूंद करके इसमें जमा होने लगता है, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्रम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? देखिए, यहाँ पे कह रहा है गतिमान पिंड है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। उसका औसत गति यानी एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस से कवर, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इस कारण से औसत गति यानी एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। औसत वेग, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे गया, फिर लौट करके ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। तो 1 और 4 सही होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे ट्रैक किए जा सकते हैं? डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हुए उसको ट्रैक किया जा सकता है। और डॉपलर इफेक्ट क्या है?
देखिए, जब सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, यानी दोनों एक दूसरे की ओर मूव करें या दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, या कोई एक रेस्ट में हो दूसरा उसकी तरफ या उससे दूर जाए, यानी रिलेटिव मोशन हो, तो उस केस में जो ऑब्जर्वर के पास जो लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी, ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी। जब इन दोनों का रिलेटिव मोशन एक दूसरे की तरफ होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होगी, और जब एक दूसरे से दूर होंगी इनका रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है कम प्रतीत होगी। तो इसमें से डॉपलर इफेक्ट के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। जब एक बर्नर द्वारा लगातार उबलते पानी में गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान होता है। देखिए, किसी भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड हो, जब उसका फेज चेंज हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि फेज चेंज होने के दौरान जब हम हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करने में, यानी उसको मेल्ट कराने में या फिर उसको बॉयल कराने में खर्च हो जाता है और टेम्परेचर रिमेन सेम रह जाता है। तो इसमें से बिल्कुल नहीं बढ़ता है, राइट ऑप्शन डी होगा। शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, यानी NH4Cl या फिर ZnCl2, इसका यूज किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का राइट ऑप्शन बी होगा। दर्पण के पीछे चांदी की कलई में व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज क्या करता है कि जो Ag+ है यानी सिल्वर आयन है उसको रिड्यूस कर देता है सिल्वर में और खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इसमें से ग्लूकोज हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, ये सही है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है, थ्रोम्बिन नहीं कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। तो इसमें से डी ऑप्शन गलत है, तो यही चुनना है हमें, असत्य कथन की पहचान करना है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। तापमान बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना का सेट बढ़ेगा? तो यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, वाष्पीकरण का रेट भी बढ़ेगा, गैसों का संपीड़न नहीं होगा, गैसों का एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, गैसों का एक्सपेंशन होगा। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेंड करती हैं गैसेस, संपीड़ित नहीं होती हैं यानी कंप्रेस नहीं होती है, तो ये गलत होगा। वाष्पीकरण बढ़ जाता है यानी गैसेस तेज़ी, जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी गर्मी के मौसम में देख लीजिए वाटर ज़्यादा तेज़ी के साथ वाष्पीकृत होता है। गैसों का विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, या सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि वाटर ले लीजिए और उसमें शुगर डिजोल्व करना शुरू कर दीजिए। एक टाइम ऐसा होगा कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, उसके बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, देखिए, और देन शुगर डालिए तो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, घुलनशीलता बढ़ती है, तो ये सही है। वाष्पीकरण बढ़ता है, गैसों का प्रसार होता है, गैसों का विस्तार होता है, ये भी सही है। तो इसमें से बी और सी ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट में जाइमेज नाम का एक एंजाइम होता है, और जाइमेज क्या करता है, जाइमेज एक कैटलिस्ट का काम करता है और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, यानी C6H12O6। जब इसमें जाइमेज आप मिला दीजिए, ईस्ट के प्रेजेंस में जाइमेज है, तो ये C2H5OH अब प्लस CO2 में टूट जाता है। तो फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा।